सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा के हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है अभी। आज का हमारा सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। इस सब्जेक्ट की ये 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम क्या होता है। देखो, ग्रोइंग अप, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें अधिगम मैंने आपको अच्छे से बता दिया था क्या होता है, तो वो आपने पढ़ लिया होगा। वही सब चीज़ें हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेनी है कि अधिगम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। जनरली ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वो सब्जेक्ट है उसमें। इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार इन्हें पढ़ लेना। अधिगम का अर्थ, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और इसके प्रकार। 3 चीज़ें इस टॉपिक से हमसे पेपर वाला पूछता है बार बार। बाकी जो नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं बच्चे, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग नोट्स आपको बीएड के मिल जाएंगे। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम लर्निंग, इंग्लिश में तो सिंपल है लर्निंग है, हिंदी में हम अधिगम बोल देते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, कुछ भी सीखते हैं हम, तब अधिगम होता है हमारा। अधिगम कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई मुझे कुछ सिखा रहा है और मैं सीख रहा हूँ, नहीं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला सक्रिय रूप से क्रियाओं में लिप्त रहता है और सीखता है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, मतलब हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहे हम ज्ञानात्मक रूप से सीखे, ज्ञानात्मक मतलब बुद्धिक रूप से सीखे, भावात्मक मतलब इमोशनल रूप से सीखे, या क्रियात्मक मतलब कुछ काम करना सीखे, किसी भी तरह से कभी भी कहीं भी हम कुछ सीखते हैं, तब हम कहते हैं कि अधिगम प्रक्रिया चल रही है, यह बालक अपना अधिगम कर रहा है। जैसे ये बालक जो बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ रहा है, उसे सीख रहा है, ये चीज़ कैसे होती है या क्या नॉलेज है इसमें, उस नॉलेज को गेन कर रहा है, उस नॉलेज को सीख रहा है, तो हम कह सकते हैं अधिगम प्रक्रिया चल रही है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं जो अधिगम है और सीखना है, वे दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विभिन्न तथ्यों, वस्तुओं और क्रियाओं का ज्ञान ग्रहण करता है। सिंपल सा है, हम कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी सीखते हैं तो उसे हम कहेंगे कि अधिगम है, हो रहा है, ये अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला कोई सक्रिय भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न अनुभवों, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, आदतों में परिवर्तन लाता है, इन्हें स्वीकारता है और नवीनता को अपनाता है। इस प्रकार कुछ नया सीखना ही अधिगम होता है। तो कोई यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अच्छी लाइन है, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। अधिगम केवल किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन अधिगम एक निरंतर चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, तो अधिगम में क्या होता है, हम अपने अनुभव के द्वारा या अभ्यास के द्वारा, टीचर हमें सिखाता है, प्रशिक्षण, शिक्षा, तो हम अपने अनुभव के द्वारा या अभ्यास, बार बार प्रयास करना कोई चीज, या प्रशिक्षण के द्वारा कुछ सीखते हैं, अपने व्यवहार में, ज्ञान में, कौशलों में, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तो अधिगम के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, तो हम अपने अनुभव के द्वारा कुछ सीख सकते हैं, या बार बार अभ्यास के द्वारा कुछ सीख सकते हैं, या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ले सकते हैं, हम किसी चीज की नॉलेज ले सकते हैं, टीचर हमें नॉलेज दे सकता है। तो इन चीजों के द्वारा हम कुछ सीखते हैं, और वो जब हम सीखते हैं तो सीखे हुए से हम अपने व्यवहार में, अपने ज्ञान में, जो हमें स्किल्स आती हैं, उन सब में परिवर्तन लाते हैं, नवीनता को अपनाते हैं, उन्हें सुधारते हैं। तो स्किनर ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकारता है, मतलब अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करता है। वो एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, व्यवहार परिवर्तन को ही हम सीखना कहते हैं। सीखना और व्यवहार परिवर्तन हमेशा में एक साथ रखते हैं। व्यवहार परिवर्तन क्या होता है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, अब वो मेरे व्यवहार में है, थोड़े टाइम बाद मैं दूसरा काम भी करने लगता हूँ, तो मतलब मेरा व्यवहार बदल गया ना, तो मतलब मैंने कुछ और सीख लिया। जैसे एक बालक है, उसके सामने एक कैंडल जल रही है, तो उसके कैंडल के ऊपर क्या है, ये लो है, आग, आग लगी हुई है, कैंडल के ऊपर आग जल रही है। तो छोटा बच्चा उस जो आग है उसे छूने की कोशिश करता है, माता पिता मना करते हैं, तुम बिल्कुल मत छुओ, इसे बिल्कुल मत छुओ। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो आप लिख सकते हैं पेपर में, कभी ये सोचो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो माता पिता उस बच्चे को मना करते हैं, इसे मत छुओ, हाथ जल जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं मानता हो। एक दिन वो हाथ लगा देता है इस आग की जो लो जल रही है, उसकी उंगली जल जाती है, तो बच्चा अपना हाथ तुरंत दूर हटा लेता है। तो बच्चे को पता चल जाता है कि इससे हाथ जल जाता है, मतलब बच्चे ने
ये सीख लिया कि जो आग होती है, कैंडल होती है जलती हुई, वो हाथ जला देती है। नेक्स्ट टाइम जब वह बच्चा कैंडल को देखता है तो वो उससे दूर भागता है, उसके पास आने की कोशिश भी नहीं करता। देखो बच्चे का व्यवहार बदल गया ना, पहले जो बच्चा उसके पास आने की कोशिश कर रहा था अब वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसी व्यवहार परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, कि अधिगम के द्वारा बच्चों का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, या फिर व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम अधिगम कहते हैं। दोनों चीजें सेम हैं ये, क्योंकि जैसे ही हमारा अधिगम होता है उससे हमारा व्यवहार, बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिगम वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नवीन तथ्यों को सीखता है, अपने विभिन्न अनुभवों का निर्माण करता है और उसके द्वारा वह अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है तथा विभिन्न स्थितियों में अपना समायोजन करता है। अब अधिगम के प्रकारों की बात कर लेते हैं। देखो अधिगम के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मेन आधारभूत जो प्रकार है में तीन है: संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। सबसे पहला तो संज्ञानात्मक अधिगम। जब अधिगम बौद्धिक स्तर पर होता है, मानसिक स्तर पर होता है, उस अधिगम को हम संज्ञानात्मक अधिगम बोलते हैं। जैसे कि ये संज्ञानात्मक अधिगम है। संज्ञानात्मक अधिगम में मानसिक रूप से नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, तथ्यों के विभिन्न प्रक्रियाओं, तथ्यों के बारे में चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, उनके बारे में नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं मानसिक रूप से। स्कूलों में आप जो अलग अलग चीजें सीखते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अलग अलग काम करना सीखते हैं मानसिक रूप से, मतलब जैसे कि अलग अलग चीजें सीखते हैं जो किताबों में लिखी हुई है, तो वो क्या होता है, संज्ञानात्मक अधिगम होता है। इसमें चिंतन मनन करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, वो मानसिक क्रियाएं जितनी भी होंगी ना, मानसिक रूप से हम समस्याओं का समाधान करते हैं, वो सब हमारे यहाँ आएगा। दूसरा होता है भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम, जब अधिगम हमारा संवेगों से संबंधित होता है तो उस अधिगम को हम भावात्मक अधिगम कहते हैं। भावात्मक अधिगम जैसे कि कई बार हम, छोटा बच्चा होता है वो जल्दी रोने लगता है अगर कोई उसकी टॉफी छीन ले, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो खुद ही अपनी टॉफी दे देता है दूसरों को, रोता नहीं है, या फिर उसकी कोई टॉफी छीन ले तो भी नहीं रोता हुआ। इसका मतलब क्या है, इमोशनली वो स्ट्रोंग हो गया है, इमोशनली उसने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। यही भावात्मक अधिगम होता है। हमारे संवेगों पर नियंत्रण रखना, हंसना, रोना, दुखी होना, इन चीजों पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया ही हमारा भावात्मक अधिगम होती है। कई कई बार हम ज्ञानात्मक रूप से सीखते हैं और कई बार हम भावात्मक रूप से भी सीखते हैं। जैसे मैं कोई मैच हार गया, मैं क्रिकेट खेल रहा था, रोने लगा, लेकिन अगले 3-4 मैच जीत गया मैं, तो मेरे अंदर एक भावना आएगी, इमोशन आएगा कि हारने के बाद रोना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आगे के हम मैच जीत सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं 2-3 मैच हारूंगा लगातार, मैं रोऊंगा नहीं। तो मैंने भावात्मक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो भावात्मक अधिगम होता है, यही हमारा जो पर्सनैलिटी होती है, जो हमारा नैतिक चारित्रिक विकास होता है, उन सब का ही आधार होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अधिगम। अब ये क्रियात्मक अधिगम है शारीरिक रूप से, मोटर, गतिक, शारीरिक कौशलों, मांसपेशियों, ये सब चीजें क्रियात्मक अधिगम से जुड़ी होती हैं। शारीरिक रूप से जब हम कोई कार्य करना सीखते हैं वो क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे गेम खेलना, मशीन चलाना, गाना गाना, लिखना, डांस करना, तैरना, ये सब चीजें क्रियात्मक अधिगम आएगा। क्रियात्मक अधिगम को हम गतिक अधिगम भी कह देते हैं, गतिक क्योंकि उसमें गति होती है। इसके अलावा मोटर, इसे इंग्लिश में मोटर स्किल कह देते हैं, मोटर लर्निंग भी कह देते हैं, क्योंकि मोटर, मोटर का मतलब कोई चीज चल रही है। तो क्रियात्मक अधिगम में हम इस तरह से फिजिकली कुछ काम करना सीखते हैं। तो 3 तरह का अधिगम हुआ, अपने अनुसार इसे पेपर में आप लिख सकते हैं। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जो हमारी लर्निंग होती है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो वंशानुक्रम। हमें अपने माता पिता से जैसे गुण मिले हैं उसी प्रकार की लर्निंग हम करेंगे, हमारी लर्निंग उसी प्रकार की होगी। किसी बच्चा की लर्निंग अच्छी होती है, वो जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, किसी बच्चे की लर्निंग थोड़ा स्लो होती है, वो बहुत देर लगाता है किसी एक चीज़ को सीखने में। तो जो हमारा वंशानुक्रम होता है वो हमारी सीखने को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अब वंशानुक्रम क्या होता है, माता पिता से गुणों का संतानों में आना वंशानुक्रम कहलाता है। तो जैसे माता पिता की हमारी लर्निंग होगी वैसे ही हमारी होगी। नेक्स्ट है वातावरण। अब देखो वंशानुक्रम के बाद वातावरण हमारी लर्निंग को काफी प्रभावित करता है। वातावरण में क्या आ जाएगा, हमारा खान पान, हमें कैसा माहौल मिला है, पैदा, जैसे हम पैदा हो गए, जब हम पैदा हुए तो वंशानुक्रम के गुण अपने साथ लेकर आए इस दुनिया में। पैदा होने के बाद माता पिता कैसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं, कैसा हमें माहौल मिलता है, खान पान कैसा मिलता है, पोषण वाला खाना मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर अगर हमें खाना अच्छा नहीं मिलता तो हमारा विकास अच्छा नहीं होगा और लर्निंग हमारी अवरुद्ध हो जाएगी।
शारीरिक स्वास्थ्य है, अगर हमारी बुद्धि भी तेज है, खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम फिजिकली बीमार है, बुखार हो रखा है या शारीरिक रूप से दर्द हो रहा है हमारे हाथ में, तो भी हम नहीं सीख पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य है, अगर सब कुछ ठीक है लेकिन टेंशन में है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है मस्तिष्क स्वस्थ स्थिति में नहीं है, टेंशन में है, परेशानी में है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो भी हम बेहतर नहीं सीख पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा लर्निंग को प्रभावित करता है। बुद्धि, अब बच्चों की बुद्धि कितनी है वो डायरेक्ट उनके अधिगम को प्रभावित करती है। जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है वे जल्दी सीखते हैं, जिनका आईक्यू कम होता है वे थोड़ा सा लेट सीखते हैं। रुचि, अब बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट खेलने में है तो वो खेलने वाली चीज़ें अच्छी सीखेगा, किसी बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में है तो पढ़ने वाली चीज़ें अच्छी सीखेगा। हम नहीं कह सकते किसी को इंटेलिजेंट। जैसे मेरी क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा है, सब कुछ वो रट देता है एकदम जल्दी से, मैं उसे कहूँगा भाई तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो गेम अच्छा क्यों नहीं खेल पाता, क्योंकि खेल खेलने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, बुद्धि उसके पास है, तो वो खेल अच्छा क्यों नहीं खेल पाता। तो ये यहीं पर आ जाता है हमारा रुचि, जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उसे हम बेहतर सीखते हैं। तो रुचि का भी हमारे सीखने में प्रभाव पड़ता है। आयु, सीखने में आयु का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। 5 साल के बच्चे की जो लर्निंग होगी वो 50 साल के बच्चे से बहुत ही अलग होगी। 50 साल का बच्चा बहुत एक्सपीरियंस वाला होगा, चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाएगा। 5 साल का बच्चा थोड़ा सा करके सीखने की कोशिश करेगा। शिक्षक का ज्ञान, अब टीचर के पास कितनी नॉलेज है हमारे, उसका भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। टीचर के पास सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो हम अच्छा सीखेंगे, टीचर बस ऐसे ही रट कर आया हुआ है तो हम बेहतर नहीं सीखेंगे। शिक्षण कौशल, अब टीचर किस तरह के टीचिंग स्किल का यूज करता है, किस तरह के टीचिंग मेथड का यूज करके हमको पढ़ाता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है सीखने में। और टीचर का व्यवहार, सीखते टाइम शिक्षक का व्यवहार कैसा रहता है, वो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता है या डांट लगाता है, हमें मुर्गा बनाता है, चिल्लाता है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे सीखने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी क्लास थी हमारी, 2 बार मैंने आपको पढ़ा दिया है। उस ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, क्या सब्जेक्ट था आपका, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर तो हमारा शायद CCSU में है, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका सब्जेक्ट था उसमें मैंने पढ़ाया था और इसमें पढ़ा दिया है। तो जब बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270, क्लासेस तो हमारी कॉमन चल रही है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, आपको अगर नोट्स चाहिए तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग स्पेशल आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।